दौर में पत्रकारिता में, खास करके पत्रकारिता के पठन पाठन में, अध्ययन में किस तरह के बदलाव आपको देखने को मिल रहा है? पत्रकारिता जो शिक्षण है वो बहुत तेजी के साथ बदला है। मोजो के आने के बाद से पत्रकारिता की प्रवृत्ति जो है तेजी के साथ बदली है और यूट्यूबर्स एक बहुत बड़ी सोसाइटी में पॉलिटिकल और सोशल इन्फ्लुएंसर की भूमिका निभा रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की वापसी हो रही है। रामलला को आना नहीं था, रामलला तो भारत में ही है और भारत के ही हैं, हमारी अस्मिता का हिस्सा है। विपक्षी पार्टियों ने एक तरीके से छद्म जो धर्मनिरपेक्षता है उसका आवरण इस तरीके से ओढ़ लिया था कि उनको राम कहने में भी जो है परेशानी होती थी। अगर राम आपकी अस्मिता का प्रश्न होते, राम अगर आपकी शान और प्रतिष्ठा का प्रश्न होते, तो भारत 1947 में जिस दिन स्वतंत्र हुआ उसके 1 वर्षों में रामलला की मूर्ति वहां विराजमान होती और राम का मंदिर स्थापित होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव का विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात, और एक मुलाकात के संग में आज हमारे साथ महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के मीडिया अध्ययन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर साकेत रमन है। हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद आपका। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आधुनिक दौर में पत्रकारिता में, खास करके पत्रकारिता के पठन पाठन में, अध्ययन में किस तरह के बदलाव आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, आधुनिक दौर में पत्रकारिता जो शिक्षण है वो बहुत तेजी के साथ बदला है। अभी पहले जो हम देखते थे कि पत्रकारिता सिंगल एडिशन को हम फोकस करते थे, अखबारों के सिंगल एडिशन होते थे। आज अखबारों के मल्टीपल एडिशन जो है देखने को मिल रहे हैं। एक अखबार के 60 एडिशंस हैं। उसके बाद जो इंटरनेट के आने के बाद और अखबारों के जो साइबर संस्करण उनके हैं, जो डिजिटल संस्करण है, उसके साथ साथ मोबाइल जर्नलिज्म है, तो मोजो के आने के बाद से पत्रकारिता की प्रवृत्ति जो है तेजी के साथ बदली है। आज छोटी खबरें, आज ऐसी खबरें जो स्थानीय मुद्दों को फोकस करती हैं। पहले था कि मीडिया जो है दिल्ली सेंट्रिक थी और मीडिया का फोकस जो है जो केंद्रीय मुद्दे, राजनीति के मुद्दे, ये सारी चीजें होती थी। लेकिन आज मीडिया के पास काफी अधिक अवसर है और उसके बाद स्थानीय मुद्दों को, स्थानीय निकाय के मुद्दों को, छोटे छोटे जन रुचि के मुद्दों को जो है स्पेस मिल रहा है। इसके साथ वायरल कल्चर बढ़ रहा है, चीजें बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही हैं। तमाम पब्लिक ऐप्स जो है स्टार्ट हो चुके हैं, तो वो स्थानीय अब आम आदमी जो है अपना एक कैमरा और मोबाइल की मदद से और उसके बाद जो वो चीज़ों को लाइव कर दे रहा है। फेसबुक लाइव के माध्यम से आम आदमी जो है चीज़ों को लाइव कर दे रहा है। ट्विटर, लिंक्डइन से लेकर के यूट्यूब पे तमाम पत्रकार जो है आप देख रहे हैं कि छोटे मझोले पत्रकार जिनको कभी मुख्यधारा की मीडिया में जगह नहीं मिल रही थी, तो वो सभी यूट्यूबर्स जो है आज पत्रकारिता कर रहे हैं। और यूट्यूबर्स एक बहुत बड़ी सोसाइटी में पॉलिटिकल और सोशल इन्फ्लुएंसर की भूमिका निभा रहे हैं कि तमाम ऐसे परिवर्तन आप देखते हैं हमारे देश में जो हुए हैं, उन परिवर्तनों के पीछे यूट्यूबर्स की बहुत बड़ी भूमिका है कि वो एक तरीके से एक सोशल फ्लो बना रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और तमाम भ्रष्टाचार और तमाम ऐसे मुद्दों पे नकेल कस रहे हैं। तो ये जो YouTube के रूप में एक संजीवनी इसको आप कह ले और आम आदमी के लिए जो है एक हथियार के रूप में इसको कह ले, तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आया है। उसके साथ आप अभी देखें, आधुनिक प्रवृत्तियों में देखें तो पत्रकारिता में जो कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ, तो पत्रकारिता पहले की जो पत्रकारिता थी वो एक मिशनरी पत्रकारिता थी, मिशन और बिजनेस का वो ब्लेंड था। लेकिन आज बिजनेस और कॉर्पोरेट इंटरेस्ट जो है, एडवर्टाइजिंग इंटरेस्ट, एडवर्टाइजर्स के इंटरेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। आज जो पत्रकारिता का बिजनेस मॉडल है, वो बिजनेस मॉडल अगर आपको सस्टेनेंस चाहिए, अगर आपको मीडिया में बने रहना है, तो आपको बिजनेस मॉडल पे फोकस करना होगा। तो एक सवाल यहाँ ये उठता है कि जो आप कह रहे हैं कि यूट्यूबर्स और छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पर बच्चे जो चीज़ें कर रहे हैं उसको संज्ञान लिया जा रहा है, तो इसके लिए जो पौध आप तैयार कर रहे हैं, तो क्या बच्चों को उस तरह किस तरह से उसके लिए शिक्षित किया जा रहा है?
देखिए, आधुनिक जो भी बच्चे, जैसे हम अपने यहाँ के ही सिलेबस की बात कर ले या भारत के तमाम संस्थानों के सिलेबस की बात कर ले, उसके बाद डिजिटल जर्नलिज्म का एक हम पूरा पेपर, कन्वर्जेंट मीडिया का एक पूरा पेपर पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि जो पैराडाइम शिफ्ट है, जो चेंजेस हैं, उन चेंजेस के बारे में हम बता रहे हैं, सोशल मीडिया एनालिटिक्स के बारे में हम बता रहे हैं, सोशल मीडिया बिजनेस मॉड्यूल के बारे में हम बता रहे हैं, वायरल्स को कैसे फ्लो किया जाए, कैसे हैशटैग्स क्रिएट किया जाए, कैसे मेंशंस जो है बढ़ाया जाए, कैसे जो है ट्रेंड सेट किया जाए, ये सारी चीजें हमारे सिलेबस का हिस्सा या भारत के तमाम संस्थानों के सिलेबस का हिस्सा बनती जा रही हैं। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी जो नई प्रवृत्तियां हैं, वो भी भारत के सिलेबस का हिस्सा बनती जा रही हैं। तमाम वर्कशॉप, तमाम सेमिनार उसको लेकर के हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर उनमें ये अवेयरनेस बढ़ रही है, तो जैसा बड़े संस्थानों का आरोप है कि अप्रशिक्षित, तो प्रशिक्षण को लेकर के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन YouTube और ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ मिलियंस ऑफ यूट्यूबर्स हैं, तो सभी को जब वो किसी सरकारी या किसी भी शैक्षणिक संस्थान में जाएंगे प्रशिक्षण लेने के लिए, तभी उनको प्रशिक्षण दिया जा सकता है। लेकिन तमाम संस्थान ऐसा भी भारत में कर रहे हैं कि यूट्यूबर्स के लिए जो है स्पेशल 15 डेज का वर्कशॉप जो है प्लान कर रहे हैं, जिसमें कि उनको जनरल एटिकेट्स जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं, या जो नेशनल इंटरेस्ट की हम बात करते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, से सारी चीजों के बारे में अवेयर करना, किन चीजों को कैसे हम, जैसे तमाम आप देखते हैं कि हमारी मुख्यधारा की मीडिया में कहा जाता है कि रेप विक्टिम और इस तरह के मामलों में उनकी पहचान को हम छुपाते हैं, लेकिन तमाम यूट्यूबर्स जो है उनको सीधे कैमरे पे ला देते हैं, उन चीजों को बहुत ज्यादा हाइड नहीं करते हैं, अपना एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मैं वही कह रहा था कि चीजों को ऐसा थोड़ा सा उसको मेंटेन किया जाए कि समाज में जो समरसता है वो कहीं से भंग ना हो। देखिए, उसके लिए जो है उसके लिए समय लगेगा, और क्योंकि शैक्षणिक संस्थानों की अपनी जो है लिमिटेशंस है, जैसे मैंने कहा कि जब कोई आएगा तभी शैक्षणिक संस्थान उसको प्रशिक्षण दे सकता है, पाठ्यक्रम में प्रवेश लेगा। तो जो फ्रीलांसिंग के रूप में, जो फ्रीलांसर के रूप में, एक पत्रकार के रूप में यूट्यूबर कहीं कार्य कर रहा है और उसके यूट्यूब की रीच है, मिलियंस में उसके व्यूज जा रहे हैं, तो उसके पास किसी संस्थान में जाकर प्रशिक्षण लेने के लिए समय नहीं है। तो ऐसे में सरकारों को प्रयास करना चाहिए, राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को, स्थानीय स्तर पे जिलाधिकारी जो हैं वो इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं कि किसी शैक्षणिक संस्थान के साथ मिलकर के यूट्यूबर्स के लिए जो है, या जो छोटे प्लेटफॉर्म जो अपने वेब पोर्टल्स वगैरह चलाते हैं, वैसे पत्रकारों के लिए 15 दिन की प्रशिक्षण कार्यशाला जो है आयोजित की जाए, क्योंकि जिम्मेदारी हम सब की है। आप केवल शैक्षणिक संस्थान, आप केवल ये नहीं कह सकते कि यूट्यूबर्स को ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, वो नहीं आता है। हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? तो हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना है कि 1947 के बाद से मैं जो मूल्यांकन करता हूं कि हमारे देश में सारी चीजें हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का अभाव है। आप पश्चिमी देशों में देखेंगे कि उनकी एक सबसे बड़ी खासियत है कि वहां का नागरिक, वहां का प्रशासनिक अधिकारी, वहां का राजनेता सभी अकाउंटेबल है, वो जवाबदेह हैं। अगर उनको लगता है, कोई व्यक्ति स्वतः स्फूर्त होकर के कुछ प्रयास करता है। यहाँ क्या है कि यहाँ पदाधिकारी हैं, तो वो भी जो है स्वतः स्फूर्त होकर प्रयास नहीं करते हैं, वो एक वेल बनाए पैटर्न को, एक रूलिंग है, उस रूलिंग के हिसाब से वो कर रहे हैं, मतलब कि कोई इनोवेशन नहीं, नवाचार किया, हाँ, कोई इनोवेशन। तो वो जब तक इनोवेशन नहीं आएगा, जब तक हमें ये सोच नहीं आएगी कि ये देश हमारा है, ये यूट्यूबर्स जो है या ये अप्रशिक्षित जो पत्रकार हैं वो भी हमारे भाई हैं, हमारे समाज का हिस्सा हैं, और अप्रशिक्षित पत्रकारों ने देश में तमाम ऐसे मुद्दों को हाईलाइट करने में सबसे सार्थक भूमिका निभाई है, जिसको मुख्य धारा की मीडिया ने कभी जो है जगह दी। मीडिया संगठन चरखा ने आज से 15 साल पहले एक स्टडी की थी, उसमें पाया था कि मुख्य धारा की मीडिया में आम आदमी के मुद्दों को 2% जगह मिलती है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, जो कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जो सोशल प्लेटफॉर्म है, ये आम आदमी को स्पेस तो दे रहे हैं, आम आदमी के मुद्दों को। आज यहाँ के ब्लॉक में अगर कोई करप्शन हो रहा है तो यहाँ पे आज तक उसको हाईलाइट करने नहीं आएगा, यहाँ पे TV9 भारतवर्ष नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ का कोई यूट्यूबर उसको हाईलाइट कर रहा है। तो हाईलाइट कर रहा है, उसका असर पड़ रहा है, उस आदमी को घूस नहीं देना पड़ रहा है, उसका काम हो जा रहा है। तो ये समाज के लिए जरूरी है और ये हो रहा है।
इसलिए हमारी सरकारों का दायित्व है, जो स्थानीय प्रशासकीय अधिकारी हैं, जो शैक्षणिक संस्थान है हम जैसे, उन सभी का दायित्व है कि ऐसे छोटे पत्रकार क्षेत्र के जो है पत्रकारों को गोद लेकर के और 15 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम, 10 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं जो है ऑर्गेनाइज करें। आप देखें कम्युनिटी यूनेस्को चेयर ऑन कम्युनिटी मीडिया है, कम्युनिटी रेडियो को प्रमोट करने के लिए तो ऐसे प्रशिक्षण कार्यशालाएं कराता है, जो कम्युनिटी रेडियो से जुड़े हुए जो पत्रकार हैं काम कर रहे हैं। तो हम यूट्यूब के पत्रकारों के लिए वैसा क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको एक डंडा चला देना है कि यूट्यूब वाले पत्रकार नहीं हैं। इनको तमाम ऐसे यूट्यूब वाले हैं जो देश के जो सर्वश्रेष्ठ एंकर्स हैं, तमाम एंकर्स आज आप देश में देखेंगे वो मतलब उनकी हालत ये हो गई है कि वो किसी राजनीतिक दल या विचारधारा के चमचे जैसे नजर आ रहे हैं। उनका कोई व्यक्तित्व तो नहीं बचा है किसी भी दल का, किसी भी एंकर की। आप तमाम एंकर्स ऐसे हैं, सभी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, तमाम एंकर्स ऐसे। तो YouTube का पत्रकार अगर एक निष्पक्ष होकर के समाज में सही राय रख रहा है, समाज की बातों को जो है हाईलाइट कर रहा है, वो अप्रशिक्षित है तो उसमें कुछ कमियां रहेंगी। तो उन कमियों का निपटारा करने का उपाय ये नहीं है कि उसको YouTube को आप बंद कर दीजिए, उस प्लेटफॉर्म को आप खत्म कर दीजिए। उसका उपाय ये है कि उस पत्रकार को प्रशिक्षित कीजिए। उसके प्रशिक्षण के लिए सरकार तमाम योजनाएं हैं सरकारों के पास, तमाम पैसे जो है देश में यूं ही जो है नालियों में बह जाते हैं सरकारों के पैसे, उनमें से कुछ राशि का प्रयोग इसमें किया जाना चाहिए और इन पत्रकारों को स्पेस देना चाहिए, क्योंकि ये भविष्य के मीडिया है। भविष्य में यह भी हो सकता है कि ये कहा जाए कि ये फलना चैनल है, ये फलना पार्टी का चैनल है, ये फलना अखबार है, ये फलना पार्टी का अखबार है। लेकिन यहाँ जो पत्रकार है, जो आज भी मैं देखता हूं कि जो बड़े पत्रकार, मैं तमाम ऐसे बड़े पत्रकारों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उनके जीवन को, उनकी संपत्ति को और उनके काले कारनामों को भी जानता हूं। तो उनमें, और मैं जब एक सामान्य स्ट्रिंगर को देखता हूं जो 6,000 रुपए 8,000 रुपए अपनी जीविका चलाता है, मैं उसके दर्द को देखता हूं कि 8,000 से 12,000 तक पहुंचने में उसको 10 साल लग जाते हैं। 6,000 से 12,000 तक पहुंचने में 10 साल लग जाते हैं, लेकिन पूरी निष्ठा से वो ब्लॉक कार्यालय पे जाकर के खबरों का पब्लिश करता है। 3 खबरें 2 खबरें जो है वो डेली तैयार करता है। तो हमारी मतलब अगर हम जवाबदेह सरकार हैं, अगर हम जवाबदेह देश हैं, अगर हम जवाबदेह व्यवस्था हैं, तो हमको उनके यह कह करके पल्ला झाड़ लेना कि नहीं वो तो है ही नहीं, हम तो उन्हीं को मानेंगे जो RNI या ABC में पंजीकृत हैं, हम केवल उन्हीं को मानेंगे, ये कह के पल्ला झाड़ लेने से इस देश का काम नहीं चलेगा। इस देश का काम चलेगा कि वो हमारे हिस्सा हैं, हम उनको प्रशिक्षण कार्यशालाएं करें। भारत सरकार को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि उनके लिए एक इन्वेस्टिंग जो है एक अलग एजेंसी बने, जो ये, क्योंकि ये प्रवृत्ति बदल रही है। आज आप अखबारों के भरोसे केवल नहीं रह सकते हैं, केवल टीवी के भरोसे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये जो मोबाइल है, स्मार्टफोन, जो जिसका बड़ा श्रेय जो है उनके संबंध की कंपनी को जाता है, जियो रिवॉल्यूशन, तो उसकी वजह से स्मार्टफोन आ चुके हैं हर हाथ में, डेटा सस्ता हो चुका है, डेटा डेमोक्रेसी है। ऐसे कंडीशन में लोग जो है इस पर्सनल मीडियम को, मोबाइल को यूज कर रहे हैं, तो आपको व्यवस्था उसके अनुरूप बनानी होगी। आप मॉडल 30 साल पुराना नहीं रख सकते हैं जो RNI का है। सर अगला सवाल, 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की वापसी हो रही है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? पहला तो ये तो आम जनमानस का एक मुद्दा था कि उनके रामलला कब अयोध्या आएंगे। दूसरा, बीजेपी ने इसको लंबे समय से एक मुद्दा बनाया, लड़ाइयाँ लड़ी बीजेपी ने, और विपक्षी पार्टियों ने तरह तरह के बीजेपी पर आरोप भी लगाए कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आप भी सुने होंगे, सब आम जनमानस में ये चीजें। तो आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो रामलला आएंगे, रामलला को आना नहीं था, रामलला तो भारत में ही है और भारत के ही हैं, हमारी अस्मिता का हिस्सा है, तो रामलला को कहीं आना नहीं था। अब विपक्षी पार्टियों का अपना एजेंडा होता है, विपक्ष का अपना एजेंडा होता है। विपक्षी पार्टियों ने एक तरीके से छद्म जो धर्मनिरपेक्षता है उसका आवरण इस तरीके से ओढ़ लिया था कि उनको राम कहने में भी जो है परेशानी होती थी, राम की बात करने में भी परेशानी होती थी। और मैं पिछले 10 साल पूर्व के उन दिनों को याद करता हूँ जब मैं पत्रकारिता का छात्र था।
2005-6 के दिनों को, तो उस समय आप हिंदू हैं या हिंदुत्व की बात करना, राम की बात करना, सनातन की बात करना, भारतीय संस्कृति की बात करना, ये कई जगह, कई राज्य सरकारों में कई जगह जो है इसको अक्षम अपराध की दृष्टि से देखा जाता था, आपको एक अलग दृष्टि से देखा जाता था। खैर, भाजपा की जो सरकार है, कम से कम उसका एक सबसे बड़ा फायदा, मतलब जो बहुसंख्यक आबादी है, हिंदू आबादी जो है, उसको हुआ है कि हम हिंदू हैं, गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं। ये पहली बात। भाजपा ने राम मंदिर का जो आंदोलन था, राम भारत के हैं, भारत की अस्मिता का हिस्सा है, भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, भारत के जन में और कण कण में राम विद्यमान है। लेकिन राम को भारतीय प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने का श्रेय, भारत की अस्मिता का प्रश्न बनाने का श्रेय, भारतीय जनमानस को राम और राम जन्मभूमि से जोड़ने का श्रेय, राम जन्मभूमि के प्रति भारतीय जनमानस में जागरूकता पैदा करने का श्रेय, ये सारा श्रेय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, हालांकि आज शिवसेना उस धारा से अलग हट चुकी है, बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में जो शिवसेना थी वो शायद वो रुआब उसका हिंदुत्व को लेकर के उद्धव जी के नेतृत्व में नहीं है, लेकिन फिर भी बजरंग दल ने हमारे, तो इन्होंने प्रयास किया, जो भारतीय जनमानस जिस राम को भूल चुका था। अगर राम को आप याद रखते, अगर राम आपकी अस्मिता का प्रश्न होते, राम अगर आपकी शान और प्रतिष्ठा का प्रश्न होते, तो भारत 1947 में जिस दिन स्वतंत्र हुआ उसके 1 वर्षों में रामलला की मूर्ति वहां विराजमान होती और राम का मंदिर स्थापित होगा। पहले तो हम कहते थे कि बाबर के हम शासन में हैं, तो वो हमारे लिए प्रीटेंस था, बहाना था कि भाई मुगलों का शासन है, उस दौर के लोगों ने सोचा होगा, और वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। बाद में फिर अंग्रेजों का शासन हुआ, ठीक है, मान लिया कि अंग्रेजों का शासन, मुगलों के शासन में आप कुछ नहीं कर सकते थे, तो वो शक्ति का केंद्र होते। लेकिन जब आपका शासन शुरू हुआ, जब आपका स्वशासन आया, आपका लोकतांत्रिक शासन आया, आप स्वतंत्र हुए, तो भी हम भारतीयों ने, अगर हमारी अस्मिता का वो प्रश्न होता, हमारे शान का प्रश्न होता, हमारे राजनेताओं के अभिमान का प्रश्न होता, तो रामलला की स्थापना जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी के साथ पहले रामलला की स्थापना होती, तब संविधान की स्थापना होती। संविधान का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन राम किसी भी संविधान से बहुत बड़े हैं, क्योंकि राम जो है केवल भारतीय नहीं है, राम वैश्विक है, राम एक सिद्धांत है, राम जो है एक मतलब इस सृष्टि के नियंत्रण करता है, नियंता है। तो उस व्यक्तित्व को हमने अपनी अस्मिता का प्रश्न नहीं माना, और हमको जरूरत थी, जो हमने उद्योग, कल कारखाने स्थापित किए ना, IIM, IIT, विश्वविद्यालय, JNU, BHU, तमाम विश्वविद्यालय हमने स्थापित किए ना। तो राम अगर हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न होते, तो हम 1947 में आजाद हुए, उसी समय हम मंदिर वहां जो है स्थापित करते। लेकिन इन चीजों को हमारी सरकारों ने, कांग्रेस की सरकारों ने जो है, क्योंकि उसको तथाकथित धर्मनिरपेक्षता, अपने धर्म को मानना और अपनी आस्था में, अपनी आस्था, अपनी पूजा पद्धति में विश्वास करना, ये कहीं से जो है सांप्रदायिकता नहीं होती है। लेकिन तथाकथित साम्यवादी जो इतिहासकार और साम्यवादी जो विचारक थे, उनके प्रभाव में, उनके कुटिल षड्यंत्रों में शामिल होकर के कांग्रेस ने रामलला को भारतीय स्वत्व का, भारतीय अभिमान का, हिंदू राष्ट्र की अस्मिता का कभी प्रश्न ही नहीं बनने दिया, और उनको एक पृष्ठभूमि में धकेल करके रखा। जब जनसंघ आती है, तो जनसंघ का जो उद्देश्य था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत के सांस्कृतिक उत्थान और एकीकरण के लिए प्रयास करते रहा है शुरू से ही, अपनी स्थापना के समय से ही। लेकिन जनसंघ जब अस्तित्व में आया, तो उसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये जो सांस्कृतिक अवधारणा थी, उसको राजनीतिक एकीकरण और राजनीतिक शक्ति प्राप्ति के लिए लगाया। इसलिए क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था या किसी व्यवस्था में जब तक आप नियमों को बदल नहीं सकते हैं, बदलने की आपको शक्ति नहीं है, तब तक आप क्या ही कर रहे हो। तो जनसंघ ने उस हिंदुत्व अस्मिता को, भारतीय अस्मिता को जगाने का काम किया, प्रारंभिक काम, आंदोलन शुरू किया। उसके साथ विश्व हिंदू परिषद ने, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने, बजरंग दल ने, हिंदू सेना ने, दुर्गा वाहिनी ने, सबने जो है प्रयास शुरू किया। उस प्रयास का प्रतिफल था कि रामलला के मंदिर, रामलला पे जो ताला लगा हुआ था वो ताला खोला गया, और राम जन्मभूमि को
भारतीय आस्था का प्रश्न, भारत की प्रतिष्ठा का प्रश्न, भारत की शान का प्रश्न, राम का मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान में बनेगा। तो जिस आदमी का, आप सोचे कि ये कितना हास्यास्पद है, अयोध्या के साथ हजारों ग्रंथों में जो है इसका वर्णन है, लेकिन हमारे प्रभु श्री राम को अपनी लड़ाई, जो कि नियंता, जो न्यायाधीश फैसला उन पे दिए, उस न्यायाधीश के जीवन के भी नियंता वही है। जो संविधान बना, उस संविधान के एक एक अक्षर हम लिखने में सक्षम हुए राम की कृपा से। उस राम को उस कोर्ट में जाकर के और अपना केस लड़ना पड़ा कि भाई ये हमारा जन्मभूमि है। कितना बड़ा मतलब कितना बड़ा मजाक जो है भारतीय अस्मिता के साथ था, हिंदू आस्था के साथ था। तो भाजपा को सबसे ज्यादा श्रेय इस बात का जाता है कि जो कोर्ट में मामला भी लड़ा गया, तो उस मामले में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों ने, माननीय चंपत राय से लेकर के सभी ने जो प्रयास किए वो सब साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन सारे योद्धाओं को नैतिक समर्थन, सांस्कृतिक समर्थन, धार्मिक समर्थन, मानसिक समर्थन और आवश्यकता पड़ने पर चंदा करके आर्थिक समर्थन और सहयोग भी देने का काम किया, एक दल के रूप में। जब सरकार है तो सरकार के रूप में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा वो था, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा था राम मंदिर 370। तो किसी भी राजनीतिक दल के जो मैनिफेस्टो का हिस्सा होगा उसको तो हम पूरा करेंगे। तो राम मंदिर की स्थापना जो है होने जा रही है और ये बड़ा गौरव का क्षण है हम सभी के लिए। और ये एक तरीके से हिंदुत्व, सनातन और भारतीयता की जीत है, भारतीय। आपने समाचार लाइव को वक्त दिया, इसके लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ये थे महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के मीडिया अध्ययन विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर साकेत रमन। इन्होंने खुलकर पत्रकारिता और देश में आध्यात्मिक विषयों पर हमसे खुलकर बात की। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए आप बने रहिए समाचार लाइव के साथ। अगर आप समाचार लाइव पर नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।